हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मिनी टेस्ट पॉलिटी का जो 3 था उसका सेकेंड पार्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेंबर्स बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? वन, और इसमें पूछा क्या है तो इसमें करेक्ट पूछा है। ओके, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? 1 month नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस। स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ जनरली इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। ये भी सही है। अ मेंबर कैन नॉट इंट्रोड्यूस मोर देन 4 बिल्स इन द सेशन। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। द इंडियन फेडरलिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? An agreement between the center and state constitute units in order to set up a federation। नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा, डिपेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेंटर फॉर ऑल फंड्स फंक्शन एंड फंक्शंस। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और इंडियन फेडरलिज्म जो है वो 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है, जैसे कि एक हो जाएगा यूनियन एंड दूसरा हो जाएगा स्टेट। ओके, और ये शेड्यूल 7 में भी आता है, जिसमें शेड्यूल 7 में क्या है तो उसमें हो जाएगा यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितना से कितना आर्टिकल तक आता है? 245 टू 255। ओके, जो कि इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या, और इसमें भी करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, क्योंकि इसके वजह से बहुत गलती होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन। नहीं, बोथ हाउसेस नहीं, इसमें कोई वन हाउस भी नहीं रहेगा तो भी गवर्नर इशू कर सकता है, स्पेशली जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगा, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर पावर में नहीं रहेगा या सेशन में नहीं रहेगा तब। ओके, और दूसरा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये भी गलत। अब दूसरा देखते हैं, ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फॉर लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिस एक्ट। करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। और ये 2 मंथ का नोटिस अगर कोई इन्हें सिविल प्रोसीडिंग में भी लाना है तो इन्हें 2 मंथ का नोटिस पहले देना होगा। ठीक है, एंड ये जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव विद इन 6 मंथ। अगर ऑर्डिनेंस उन्हें पास करना है, मतलब गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करना है तो 6 मंथ का विद इन 6 मंथ करना होगा। एंड ये विथड्रॉ भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिंस द इंडिपेंडेंस ओनली वंस डिड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कास्ट हिज वोट। क्या ये सही है? जी हाँ। और ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था, और उस टाइम के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे श्री M.A. बेबी। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम। इट नेवर अडॉप्टेड मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जज। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, एक बार हुआ है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? नेवर नहीं, वंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि
किसको किया गया था? जस्टिस सौमित्रा सेन को किया गया था, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा। और ये कब हुआ था? 2011 में। ओके, बट ये रिमूव नहीं कर पाए थे क्योंकि वो पहले ही रिज़ाइन दे दिए थे। ठीक है, मोशन वॉज टेकन इन द लोकसभा, उससे पहले वो रिज़ाइन कर चुके थे। और रिलेटेड टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अपोजिशन वेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आते हैं। लोक अदालत डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, लोक अदालत डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, लैंड एक्विजिशन में तो है, तो वन जहाँ पे है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये भी, तो इसका ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा ओनली टू। मैटर्स रिलेटिंग टू डाइवोर्स, ये लोक अदालत के अंदर नहीं आता है। बैंक रिकवरी केसेस भी आता है, एंड और बहुत सारे केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन केस एंड हाउसिंग बोर्ड एंड स्लम क्लीननेस केसेस, वर्कमेंस कंपेंसेशन केसेस, हाउसिंग फाइनेंस केसेस, ये सब सारे आते हैं लोक अदालत के केसेस के अंदर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ओनली टू इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी अग्रीमेंट एंड इंगेजमेंट कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नहीं, ये डू नॉट कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, cases involving interpretation of the constitution in civil and criminal matters comes under appellant jurisdiction। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एंड अपील बाय स्पेशल लीव इज अवेलेबल इन मैटर्स ऑफ सिविल क्रिमिनल केसेस बट नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। नहीं, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में भी ये हो सकता है अपील बाय लीव, स्पेशल लीव, एंड इसमें और सारे हो जाएंगे जैसे कि इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू एंड एडवोकेट्स एटसे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू इज करेक्ट एंड 1 and 3 इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री legislation in the state list when Rajya Sabha passes the resolution to that effect। ओके, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट इसका देखते हैं कौन सा सही है। इट कैन मेक लॉ on any subject enumerated in the state list when the Rajya Sabha passes resolution within a special majority। correct statement। next statement हम देखते हैं, the law remain in force till it is repealed by an act of the parliament। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपील कभी भी किया जा सकता है, मतलब से ये लैप्स हो जाएगा 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ तक ही इसका ड्यूरेशन रहेगा। ओके, and the law ceases to have an effect on the expiration of 6 months after the resolution has been ceased to be enforced। okay, next statement में हम आते हैं, it restrict the power of the state legislature to make laws on the same matter। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि डज ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, डज नॉट रिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर, एंड but in case of inconsistency between state law and parliament law, it is the parliament law that is prevail। अगर स्टेट और पार्लियामेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज द करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज होने के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला है, ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस of the central or state government, correct. He should have been an advocate or a pleader for 7 years, correct. He should be recommended by the high court for an appointment, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विथ रेफरेंस टू द क्यूरेटिव पिटिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यूरेटिव पिटिशन का पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन एंड नॉट मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। इट मस्ट ओनली बी हर्ड बाय द बेंच ऑफ 5 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जज हु डिसमिस्ड रिव्यू पिटिशन। नहीं, इसमें ये हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इट मस्ट ओनली बी हर्ड बाय द बेंच ऑफ थ्री बेंच जजेस एंड जज हु पास्ड द कंसर्न जजमेंट, और जो जजमेंट पास किया है वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आते हैं, स्टेटमेंट 3 पे। सच अ पिटिशन नीड टू बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विद इन 6 मंथ नहीं होता है, विद इन 30 डेज होता है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज द करेक्ट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें से कौन सी बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर के बाद हेड की जाती है, मतलब हेड है इनके। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ये भी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ये भी। एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये भी। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। बट उससे पहले हम देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1961 में। देन नेशनल वाटर रिसोर्सेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो भी हुआ था 1993 में, 1983 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड CSIR भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। कब? तो वो किया गया था 1942 में, सितंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। ये मिशन गंगा के थ्रू आया था, मिशन क्लीन गंगा, ठीक है। आप हमें कमेंट में ये बताएं कि मिशन क्लीन गंगा कब लाया गया था, ठीक है। और इसका अप्रोच क्या था, तो इसका अप्रोच था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करना, एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, ठीक है। एंड ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है। एंड ये कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका पहला स्टेटमेंट है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, इसमें भी करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, इसके वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, वो भी जानता हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट पहला स्टेटमेंट है इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट नोटिफाई कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये स्टेटमेंट सही है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैटेगरी से, वो हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है,
The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Parliament। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पार्लियामेंट नहीं होगा, लोकसभा होगा। ठीक है, और ये आता है अंडर आर्टिकल 75 के। और इसको ऐड कब किया गया था? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा याद किया गया था 2003 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ए हो जाएगा और ओनली वन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द एक्सप्रेशन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ नॉट बिन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, कहीं भी डिफाइन नहीं किया था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। एंड अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट हैज़ नो पावर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी सही है। नेक्स्ट है, पब्लिकेशन ऑफ मैटर्स दैट लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट कम्स अंडर द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा डी। उससे पहले और भी हम कुछ कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वो है, as a contempt of a court of record, a high court has the power to punish for contempt of court either within a simple imprisonment or fine or both। ठीक है, और ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये डिफाइन किया गया है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर। ठीक है, एंड सिविल कॉन्टेम्प्ट कोर्ट, इसमें थर्ड स्टेटमेंट में जैसे कि था क्रिमिनल, हाँ क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कोर्ट, तो इसी तरह से एक सिविल कॉन्टेम्प्ट कोर्ट भी होता है जिसका मीनिंग होता है विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेसेस। ठीक है, इसका आंसर क्या था? थर्ड, जो कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड रिलेटेड रूल्स। पहले इसका रूल्स क्या है वो देखते हैं। इट मीन्स पहला स्टेटमेंट क्या है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट मोर दैन द 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर्स इन द असेंबली। कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ 15 नहीं होगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, एनी वन हु हैज़ resided for a period of 15 years in the UT of Jammu and Kashmir is considered as a domicile in the UT of Jammu and Kashmir। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एंड जो रिसेंट ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा 2020 में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, एक तो ये हो जाएगा जो 15 ईयर से वहाँ रह रहा है उसको डोमिसाइल मिल जाएगा। दूसरा, स्टडीज फॉर 7 ईयर्स, जो 7 ईयर्स से वहाँ पढ़ रहा है, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 10th एंड 12th का जो एग्जामिनेशन वहाँ से दिया है उसको भी डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट एम्पावर्स द यूनियन पार्लियामेंट टू अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस इन यूज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये काम यूनियन गवर्नमेंट नहीं करता है जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली करता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, which of the following has have added in promoting cooperative federalism in India?
तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सेटिंग अप नीति आयोग, करेक्ट। दूसरा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड है, तो ये जीएसटी प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962, नहीं ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है, नीति आयोग और एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी से रिलेटेड है, तो ओनली 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इन खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 का जो बात करता है, राइट ऑफ प्राइवेसी इज नॉट अ गारंटेड राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट, जी हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी मैटर्स लाइज विथ द पार्लियामेंट, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टर्म प्राइम मिनिस्टर इज 5 years, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टर्म कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि वो 5 years का होगा या कुछ भी, कोई फिक्स नहीं है। वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये फिक्स्ड नहीं है, जब चाहे प्रेसिडेंट इन्हें हटा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। नेक्स्ट है The Constitution provides that the President has to appoint leader of the majority party of the Lok Sabha as a Prime Minister, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं दिया गया है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, क्या ये सही है, नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी बन सकते हैं, इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और इसमें क्या पूछा है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है, तो इसमें सारे के सारे गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक नो प्रोविजन फॉर द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसमें करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू दिस एस्टिमेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। इसका पहला स्टेटमेंट है, और ये एस्टिमेट कमेटी किसके द्वारा है, जॉन मथाई के द्वारा लाया गया था, जॉन मथाई के द्वारा 1950 में, ओके। एंड पहला स्टेटमेंट इसका हम देखते हैं, इट कैन नॉट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट efficiency in administration as there is no representation in ministers in the committee, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कर सकता है, तो इसमें लिख दिया है नॉट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ कैग विच इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स its members and his
इनवेरिएबली फ्रॉम रूलिंग पार्टी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कंपैरिजन बिटवीन लेजिस्लेटिव comparison between Rajya Sabha and the state legislative council. ओके, तो पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स अराउंड 5% ऑफ मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, और 5% का मतलब होता है 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे का देखते हैं। While in the case of legislative council, more than 15% of the total membership are nominated by government, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, while Rajya Sabha is revising body for ordinance of the Lok Sabha, the state legislative council is only as advisory body। ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट है, the constitution of India has fixed the maximum strength of both Rajya Sabha as well as state legislative council का सीट। ठीक है, तो वो कितना है, 245 है अभी, पहले 250 था। ओके, और 245 में 12 तो नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एंड 229 रिप्रेजेंट स्टेट करते हैं, 229, एंड जो 4 मेंबर होते हैं वो यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वो क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 ईयर। ये गलत है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ये फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट के प्रेजर में रहती है जब तक वो चाहे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 6। ठीक है, एंड ये टर्म ऑफ ऑफिस वाला किसके अंदर आता है, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल रीजन फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर रादर देन इलेक्टिंग हिम। क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है, गवर्नर को हम अपॉइंट करते हैं ना कि इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, टू प्रिवेंट फिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट किए जाते हैं, और अगर वो भी इलेक्ट किए जाएंगे तो थोड़ा सा फिक्शन होगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट है, टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस। करेक्ट, पैसे बहुत खर्च होते हैं। नेक्स्ट है, इट वुड डिस्करेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इन द स्टेट। ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पहला है, द पावर of the taxation on subject enumerates in the concurrent list lies in the exclusively with parliament। ये से exclusively से पार्लियामेंट में नहीं होता है, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में होता है। ठीक है, बोथ। नेक्स्ट हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी लिस्ट इज वेस्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएगा, ये पार्लियामेंट में आएगा। तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्पीकर। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन एंटी डिफेक्शन केसेस अंडर 10th शेड्यूल द स्पीकर एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल। जी हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, और ये किससे आया है, तो
कि होतो होलोहन वर्सेस जाचिलू केस से आया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है, तो ये तो इसका आंसर नहीं क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर ओरिजिनेट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही क्या होगा, इन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर originates under the provision of the Government of India Act 1919, जिसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्योंकि उसमें गलत ही पूछा था और इसका ऑप्शन सी और डी क्या था, हिज कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंटिव मोशन। करेक्ट, ये तो सही था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्पीकर नेवर यूज हिज कास्टिंग वोट, ये भी सही था। तो ऑप्शन बी इसका गलत ऑप्शन था और गलत ही पूछा था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला है पहला फिर से बोल रहे हैं, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में लीड to resignation of the legislative council ministers। पहला स्टेटमेंट है पैसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है मोशन ऑफ थैंक्स इज नॉट पास्ड बाय द हाउस इन लोकसभा, ये भी सही है। मनी बिल गेट्स डिफिएटेड इन द लोकसभा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और आप हमें कमेंट में ये बताइए मोशन ऑफ थैंक्स कब लाया जाता है इन द लोकसभा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।